आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिलके किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। आज इलेक्शन कमीशन पर हमला हो सकता है तो कल सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हो सकता है। एनी ऑनरेबल मैन वुड हैव रिजाइन्ड बाय नाउ। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। पीपल्स हुकूमत और ईसीपी के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। वुज़रा ने आज फिर ईवीएम का दिफा करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद के दहाने खोल दिए। ईवीएम पर ईसीपी के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए आइंदा इलेक्शन भी ईवीएम से ही कराने का इरादा जाहिर किया है। अब इस सारे मामले में अगर देखा जाए तो ईसीपी, हुकूमत और अपोजिशन स्टेक होल्डर्स हैं, और अगर दो फरीक इस मसले पर राज़ी नहीं हैं तो हुकूमत भले इस पर कानून भी बना ले और वो कानून अदालत से क्लियर भी हो जाए, क्या ईवीएम से होने वाले इंतखाबात के नताइज जो हैं वो सब के लिए काबिल कबूल होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ ये भी बात देखनी ज़रूरी है कि क्या मौजूदा इंतखाबी तरीक़ाकार जो है उसके मसाइल दूर किए बिना सिर्फ ईवीएम शफाफ इंतखाबात की ज़ामिन हो सकती है? इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का क्या अंजाम होगा और इसके कौमी सियासत पर क्या असरात मरतब होंगे, इस पर भी बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इम्तियाज़ गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले अगर प्रोड्यूसर सुनवा दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अब जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी ज़ात पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। तो माजी में पीटीआई क्या कहा करती थी, माजी करीब जो कि इस साल के शुरू में, और अब क्या कह रही है, ज़रा वो दोनों चीज़ें सुना दी, फिर बाकायदा गुफ्तगू का ऐलान करते हैं। स्क्रूटनी कमेटीज को प्रेशराइज किया गया, उन पर इन्फ्लुएंस किया गया और उसकी वजह से ये डिले हो गया, वरना ये 6-7 साल मामला नहीं लगना चाहिए। देखिए, इसके पीछे कुछ और था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिलके किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें, और मैं इसलिए कहता हूं कि ये पब्लिक के सामने जाना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन है वो एक न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा करे, जो कि वो किरदार अदा नहीं कर रहा। अगर वो कंप्लीट फेलियर हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका एक ही हल है, इलेक्शन कमीशन को बहसीयत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कंटेम्प्ट में भी जा सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की क्लियर वायलेशन की गई इलेक्शंस को, सेनेट के इलेक्शंस को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना करके। सो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको अपने रवैये पे सीरियस नज़रसानी करनी पड़ेगी। हम रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं अभी तक। अब ऐसा आपकी तरफ आऊँगी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने एतराज़ात जो हैं वो 37 नुकात जो हैं उन्होंने वो वाजे कर दिए हैं, जिस पे हुकूमत ये कह रही है कि बेबुनियाद हैं, और उनमें से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्राइक डाउन भी किए हैं। गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो साथ साथ क्वेश्चन कर रही है। अपोजिशन के अपने जो है यहाँ पे एतराज़ात हैं, अपोजिशन इस तरह के इलेक्शंस को मानने के लिए तैयार नहीं होगी। तो सवाल ये है कि चाहे ऑर्डिनेंस आए या जॉइंट सेशन से जो है इसको पास करा लिया जाए, जो बेसिक मकसद है यहाँ पे वो ये है कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, कंट्रोवर्सी से जो है वो बालातर हो। अगर ये चीज़ हो जाती है, पास हो जाती है, ईवीएम क्या ये मसला हल कर सकेगा, या अगला इलेक्शन 2023 का जो होगा वो हम इससे भी ज़्यादा जो है, जो 18 का इलेक्शन था उससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी में जो है वो हम फंसे होंगे और उससे फिर निकलना मुश्किल होगा? हमारे यहाँ देखिए, बदकिस्मती तो ये रहेगी कि आने वाले इंतखाबात भी मुतनाज़ रहेंगे अगर इसी तरह एतराज़ात रहे। और हुकूमती वज़रा को मेरे ख्याल में ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात को इस तरह निशाना बनाएं कि फिर एक ऐसी जंग का रास्ता इख्तियार करने के, या तो आप हैं या हम नहीं। ये जो
पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाला है पॉलिटिकली, वो मैं समझता हूं कि पीटीआई की हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन वो इसको निभाते नजर नहीं आ रहे। जो भी मसला होता है वो तलवार म्यान में लेकर आ जाते हैं और फिर उसके बाद कोई पीछे का रास्ता नहीं होता। अब लगता यह है कि देखिए, मैं और आप या जल साहब या कोई भी जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किस तरह इनकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन इस मशीन पे जो 30 के लगभग एतराजात उठाए हैं इलेक्शन कमिश्नर ने या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो आप उसको एड्रेस कीजिए, ना कि उनके साथ एक आप वॉर पाथ का इख्तियार करे रास्ता। अब यही होगा ना, जिस तरह आप कह रही थी अपने इब्तिदाई में कि पार्लियामेंट में ले जाएंगे, वहां पे इसका बिल कोई बना लेंगे, क्या ये जी करे। मैं समझता हूँ कि इसका एक बीच का रास्ता भी है मारिया, वो ये है कि जिस तरह लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं उसके अंदर एक दो बड़े शहरों को मॉडल केस बना लिया जाए, लाहौर, कराची या जो भी बड़ा शहर हो जिसके अंदर ख्वानदगी की शरह ज्यादा हो और वहां पे एटीएम मशीन का इस्तेमाल ज्यादा हो, वहां पे लोगों को एक सामने इंट्रोड्यूस कर दें और उसके बाद देख लें कि इसके अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं। लेकिन अगर आप ये कह दें कि बराह रास्त ये मशीन उठाएंगे और हम 2023 के इंतखाबात इससे कराएंगे, वो रास्ता नहीं होगा। उसमें फिर एक तरह से टकराव का रास्ता है और अपोजिशन भी हरदर्मी का रास्ता इख्तियार करेगी। मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर है कि छोटे छोटे जो इलेक्शंस हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन है या कोई और है, उसके अंदर मॉडल बना के और फिर आप प्रूव करें अपना केस। और मैं समझता हूँ कि दोनों जमातें पार्लियामेंट के अंदर या एक पूरी एक बॉडी इलेक्शन कमीशन भी कि वो किस तरीके से चल सकती है। नहीं, मैं समझता हूँ कि रूरल एरियाज के अंदर अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस तरह नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कोई इनकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह रास्ते इख्तियार कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल सियासी है। ठीक है, गुल साहब की तरफ चलती हूँ। गुल साहब, एक तरफ हम ऑपोजिशन को देख रहे हैं, ऑपोजिशन भी बैठने के लिए तैयार नहीं है, ऑपोजिशन इस पर कोई बातचीत उस तरह करने को तैयार नहीं है। हाँ, टेलीविजन टॉक शोज़ की हद तक तो बहुत बातें होती हैं, लेकिन जहाँ व्हेन इट एक्चुअली बॉयल्स डाउन टू सिटिंग डाउन एंड सॉर्टिंग आउट द इशू, वहाँ पे ऑपोजिशन भी हमें तैयार नहीं नजर आती। दूसरी तरफ हुकूमत का जो एक जारियाना तरीकाकार है वो हमें नजर आ रहा है। आप जॉइंट सेशन से इसको पास करा लें, वो हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है, बेशक कोर्ट भी उसको अपना कवर दे दे। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर NGOs, अगर ऑपोजिशन, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एतराज़ात इसी तरह मौजूद रहते हैं, तो वो जो इलेक्शन होगा 2023 का, उसकी शफाफियत क्या होगी? उसको कौन जो है वो मानेगा? उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? देखिए, उसको वही अशर होगा जो माजी में होता रहा है। में भी इंतखाबात हुए हैं, जो हारने वाली पार्टी है वो कह देती है कोई वो जो मुख्तलिफ सिस्टम RTS सिस्टम था वो फेल हो गया, कोई कहता है ये RO रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन था। ये एतराज़ात इसलिए भी लगते हैं, मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे हम एक मुनाफिकाना माशरे में रहते हैं, एक ऐसी माशरे में जहाँ पे तमाम बड़े सियासतदानों का कैप्टिव ऑडियंस हर उनके हलकों में कुछ ऐसे मखसूस तादाद में वोट होते हैं जो हर हाल में उनको पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी जीत के इम्कानात खासे ज़्यादा हो जाते हैं। और ये वो खतरा है, ये वो खदशा है, चाहे वो PTI के लोग हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के या PMLN के, जिसके वो सामने रखते हुए वो इंतखाबी अमल में किसी भी इस्लाह, किसी भी तब्दीली की मुखालफत करते हैं। देखिए, दुनिया भर में अगर भारत में इस किस्म के निज़ाम पे अमल दरामद हो रहा है, अगर 2013 के बाद से हमारे इलेक्शन कमीशन ने मॉडल बुनियादों पे इस निज़ाम पे यानी EVM यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए काम करना था और नहीं किया, तो इसमें अब सियासी जमातों का क्या कसूर है? तो उस पूरे इदारे की एक नाकामी है। अब उसको बिलाशुबा ये बात दुरुस्त है कि हुक्मरान जमात हर वक्त न्याम से तलवार निकाल के वो एक जारहाना रवैया अख्तियार किए होता है। इस किस्म के मामलात अगर सलाह मशवरे से हो जाएं, बजाय इसके कि हर हुकूमत के 12 तर्जुमान हैं वो अपने एक हमलावर हो जाएं अपोजिशन पे, और अपोजिशन भी यही मौक़िफ़ इख्तियार करे। मेरा ख्याल है कि तमाम जो बड़े लोग हैं उनको इकट्ठा होके एक जिस तरह स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, सेनेट में भी है, कौमी असेंबली में, उसके जरिए भी इस मामले को हल किया जा सकता है कि अगर बाकी दुनिया एक मखसूस डायरेक्शन में जा रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, तो फिर हमारे क्यों इस पे एतराज़ात है? क्या डर है जिसकी वजह से इसकी मुखालफत हो रही है?
सही। तो वैसे अब आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या इससे जो ये मसाइल हैं सॉल्व हो जाएंगे जो पोस्ट पोल और प्री पोल की बात कर रहे हैं महबूब साहब? ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो फिर एक अलग ही एक मसला उठाने की बात है। ये वोटिंग मशीन जो है, ये तो जाहिर बात है कि एक लाजमी जुज़ है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर जो भी इलेक्शनिंग का प्रोसेस होगा। तो अब क्या है कि जी अब ये मशीन के साथ अब प्री पोल और पोस्ट पोल के जी कोई खलाई मखलूक मिली थी लोगों से, नहीं मिली थी, फिर इल्जामात, अब वो तो एक लंबा सिलसिला है। और वो हमारे जैसे ममालिक के अंदर जहां पे सियासी तारीख जिसकी दागदार रही है वहां पे ये मसाइल रहे। लेकिन और देखिए बदकिस्मती से ये भी रहा है कि कोई भी जमात, कोई भी उम्मीदवार बहुत ही शादिर नाज़िर ही होता है कि वो अपनी शिकस्त अच्छे तरीके से तस्लीम करे। तो हमारे माशरे के अंदर और हमारे सियासी कल्चर के अंदर अब ये मसला शोशा उठाना कि जी प्री पोल और पोस्ट पोलिंग, बिल्कुल उसकी एक अलग बहस हो सकती है कि जी इदारों के लोगों को नहीं होना चाहिए, फौज के जो एहलकार हैं वो। लेकिन कथा कलामी की माफी वैसा, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस अरबों की एक्सरसाइज? अगर शोर वही मचना है, खलाई मखलूक आ गई, ये हो गया वो हो गया, कंट्रोवर्शियली बन रहे हैं, तो फिर वो पुराना सिस्टम ही रख लें। फिर इस अरबों की एक्सरसाइज का क्या फायदा क्या है? लेकिन देखिए मारिया, बिल्कुल आप सही कह रही है कि ये तो इनका तो मसला रहेगा। देखिए चाहे वो नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, ये जो इलेक्टेबल्स हैं ये अपने तरीके से इलेक्शन चाहते हैं। तो इलेक्शनिंग के अंदर और सियासी निजाम के अंदर मैं समझता हूँ कि फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत है। इलेक्शन मशीनों को तो छोड़े, कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज छोटा करें ताकि ये सरमाएदार जो चिमटे होते हैं सियासी जमातों के साथ, चाहे आप कंस्ट्रक्शन माफियाज देख लें, उनके टाइकून्स जिनको आप पेटीएम मशीनें कहते हैं, मैं और आप, वो न चिमटे लोगों से। और सियासी जो नारे लगते हैं ये जिसकी बुनियाद पे वोट लेती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जब वो हुकूमत के अंदर आते हैं। मैं समझता हूँ कि साइज छोटा होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर सीटों की तादाद बड़ी होनी चाहिए जिसमें एक मिडिल क्लास के खातून मर्द कोई भी जो है वो हिस्सा ले सके, जिसका खर्चा करोड़ों रुपए में ना हो। ऑन अ पीस ऑफ पेपर तो कहते हैं मारिया कि जी 20 लाख खर्च कर दे, 5 लाख खर्च कर दे, लेकिन आपने इतने इलेक्शन कवर किए, इम्तियाज ने इतने किए, मुझे बताइए करोड़ों रुपए से कम बात होती है? पेप्सी की बोतलें खुल रही हैं, कोक दी जा रही है, बिरयानी दी जा रही है, और फिर जब जीत जाते हैं तो उसके बाद वही अवाम, वही महंगाई, वही प्रॉब्लम। तो मैं समझता हूँ कि मशीनों के साथ साथ और प्री पोल पोस्ट पोल जो पोलिंग का जो सिलसिला है उसके साथ इन मसाइल को हल करना चाहिए जो फंडामेंटल चेंजेस, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। अच्छा, मुझे अगर इजाजत दें, जनरल साहब ने ज्वाइन कर लिए। जनरल साहब, आपसे भी यही सवाल कि जो ये बात प्री पोल और पोस्ट पोल की हो रही है, क्या ईवीएम से वो मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे? जिस तरह बिलाल साहब जिसकी तरफ महबूब साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो हमारे मसले रहेंगे, वो कंट्रोवर्सी रहेगी, वो इश्यूज रहेंगे, उस पर अगर आप कोई राय देना चाहें। देखिए, मैं राय ये देना चाहूंगा कि रिगिंग के बेशुमार तरीके हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं। आप जब मशीन पे जाएं तो उसको कंपेयर ये कर लीजिए कि जो मैनुअल है या जो खुद लोग जाके पर्सनली डालते हैं उसके मुकाबले में अगर इसमें चांसेस कम हैं तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर हो गया सिस्टम, आप उसको ले लेना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि ये सारे ही चांसेस खत्म कर देंगे रिगिंग के एक मशीन के साथ, तो वो तो शायद ना हो। तो प्री पोल का ये वो तो अगर आप दूसरे मैनुअल से करें तो प्री पोल भी होगी, पोस्ट पोल भी रिगिंग होगी और उसके साथ साथ जाली वोट भी पड़ेंगे, कॉपियां जो है टप्पे लगाने के लिए पार्टियों के पास होंगी, डब्बे वहां से उठ जाएंगे, वो सारा कुछ होगा। लेकिन अगर ये चीजें उसमें से कट करके कोई एक दो प्रॉब्लम रह जाती हैं तो चले आपकी कंसंट्रेशन उधर चली जाएगी, आप उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे बजाय इसके कि आपके 70 चैप्टर खुले हों आपके सामने। असल चीज ये है कि मैंने ये सिस्टम देखा, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखी है मैंने। इसमें डबल वोटिंग या किसी और का आगे वोट डाल देना वो मुमकिन नहीं है। आप उसमें वो मोर वाला सिस्टम भी नहीं है। तो नतीजा ये है कि इसमें आमतौर पे रिगिंग करना जो पोलिंग स्टेशनों पे होती है वो तो बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि वो कर सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई प्री पोल करता है तो आपकी तवज्जो फिर उधर होनी चाहिए, उसको मॉनिटर करें, उसके लिए आपके सिस्टम मौजूद हैं और आपके इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी है। सो कहने की बात यह है कि दोनों का कंपेयर करके जो बेहतर है सिस्टम उसको जाना चाहिए, लेकिन ये कर नहीं रहे। ऑपोजिशन ने तो उसको देखा ही नहीं ना, उसको ना डेमोन्स्ट्रेशन देखी है ना उसके साथ को हैंडल करके देखा है, उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया जी नहीं हम नहीं जाते। उसकी वजह यह है कि ये हर इलेक्शन मुतनाज़ा बनता है, हर इलेक्शन में ये दबा के रिगिंग करते हैं
आप आज पुरानी निकाल इनकी 2013 के इलेक्शन की लोगों की मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने जो अपनी स्टेटमेंट दी हुई हैं, वो उस वक्त वो ये कहते थे कि जी हमने अपनी जिंदगी में इतना गंदा इलेक्शन नहीं देखा जितनी धांधली इसमें हुई 2013 में। अब आके 2018 में इन्होंने फौज में डालना शुरू कर दिया, इसलिए कि फौज आसान थी, आपके पास उन्होंने जवाब नहीं दे सकना। वरना अगर आपके पास सबूत थे, शवाहिद थे, तो मैकेनिज्म मौजूद है, आप ले जाएं वहां पे इलेक्शन कमीशन में। आज दिन तक एक भी सबूत किसी ने नहीं दिया, लेकिन जो हारा हुआ उसने तो यही कहा कि इलेक्शन खराब था, गलत था। तो मेरे ख्याल है जहाँ तक शवायद की बात है, अभी हम जिस तरह फवाद चौधरी और उनको भी सुन रहे थे, शवायद यहाँ पे सबसे आसान काम मेरा ख्याल है हमारी सियासत में इल्ज़ाम तराशी है। फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम लगाया, बाकी सब ने इल्ज़ाम लगाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात पर, लेकिन अगर आपके पास शवायद मौजूद है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं और उनके खिलाफ जिस तरह कंटेम्प्ट का भी आप कह रहे हैं तो करें उनके खिलाफ। ये तो वतीरा बन गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नमेंट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बढ़ना चाहिए। उसकी जनरल परसेप्शन है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बायस्ड हैं, ये जनरल परसेप्शन है यहाँ पे। ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया, उनको सोचना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्यों उनकी जात जो है वो क्यों मुतनाज़ा हुई पड़ी है। सर लेकिन ये 5-6 महीने पहले इमरान खान साहब इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफें करते नहीं थक रहे थे, शेख रशीद साहब इनकी तारीफें कर रहे थे, अब एकदम से वो मुतनाज़ा कैसे बन गए? बिकॉज एक चीज पे मे बी उनका एकदम से नहीं बने। इनका सारा कॉन्डक्ट मैंने भी जो मॉनिटर किया है, देखा है, उसमें इन्होंने काजी फाइज ईसा की तरह एक अपना मीडिया का सेल अलग तैयार किया हुआ है, उनके जरिए ऑपरेट करते हैं जो एंटी गवर्नमेंट और एंटी हैं एस्टेब्लिशमेंट। ये चीजें दुनिया देख रही है, आंखें नहीं बंद हैं किसी की। ये तो इनको सोचना होगा, अपने गिरबान में झांकना होगा कि हम मुतनाज़ा क्यों हैं, अगर उन्होंने को ऑनेस्टली काम करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये इलेक्शन अगर इसी तरह हुआ और इन्होंने इसी तरह कराया तो ये पहले से कहीं ज्यादा मुतनाज़ा इलेक्शन होगा। ठीक, तो इस वजह से ये और ऑपोजिशन वगैरह को इनके साथ मिलके बैठ के देखा। एक्चुअली हुकूमत को भी यूनिलेटरली ना तो ये लागू करना चाहिए, बिल्कुल। अगर यूनिलेटरली ये लागू करेंगे तो ऑपोजिशन हमेशा इसका बाइकआउट करे, बाइकआउट भी हो सकता है। हाँ। वो कहेंगे हम इलेक्शन में ऐसा नहीं देते, तो आपकी एफर्ट सारी जाया चलेगी, या कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दें। दोनों पे जिम्मेदारी है कि ये मिल के बैठ के एक चीज आपके सामने है उसको रद्द करें या ना करें, लेकिन कम से कम देख तो नहीं, समझ तो नहीं उसको। ये फेयर इनफ। गुल साहब, अब जहां बात आ रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, क्योंकि उनकी ज़ात के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं, मरीम नवाज साहिबा जलसे जुलूसों में इसी साल के शुरू में उस वक्त वो कहा करती थी कि जी क्या फॉरेन फंडिंग केस इनको नज़र नहीं आ रहा। फिर फॉरेन फंडिंग केस पे जब इमरान खान से पूछा तो उन्होंने कहा जी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल ठीक है, हमें इस पे एतमाद है, हमारा भी इनपुट इसमें शामिल है, वगैरह वगैरह। अब एकदम से जो है ये कहा जा रहा है जी इस इदारे को आग लगा देनी चाहिए, माउथ पीस है ऑपोजिशन का, वगैरह वगैरह। ये तो फिर मेरा ख्याल है इन चीज़ों में अगर हम पढ़े रहे कि जहां मर्जी का फैसला आया वो आपको कबूल है, जहां नहीं आया वहां पे जो है वो आप ज़ातियात पे चले जाएं, तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। और इस मुल्क में यही होता आ रहा है। देखिए, बिलाशुबा अब दोनों तरफ से कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद क्या इलेक्शन कमीशन को पवित्र बनाना है, उनके लिए सफाई पेश करनी है। इसलिए कि जो अमजद साहब ने भी कहा कि आपका कॉन्डक्ट 6 महीने पहले, तो मेरा ख्याल है चाहे वजीर आजम है या उनके साथी, उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस अंदाज पे तमाम अमल पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं या इस्लाहात को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगर उनको एहसास हुआ है तो जाहिर है वो इल्ज़ामात आएंगे, और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपना अब तर्ज अमल ये है, उनकी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तासुर को अपने इक़दामात के जरिए ज़ाइल करें। ये हमें उनका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए, ना हुकूमत का और न ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत से बालातर नहीं है, पार्लियामान से बालातर नहीं है। यानी पार्लियामान तमाम पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा इदारा है और वही सब पे हावी है। लेकिन अगर इदारे खुद एक इंडिपेंडेंट आज़ाद इदारे के तौर पे एक्ट करना शुरू कर दें कि जैसे वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है, तो फिर वो रियासत किस तरह चलेगी? उनको बहरहाल पार्लियामानी जो अरकान हैं, पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, उनके सामने जवाबदेह तो होना पड़ेगा। लेकिन ये सलाह मशवरा बिल्कुल ज़रूरी है, कंसल्टेशन ज़रूरी है। इसके बगैर कोई भी अगर कदम उठाया जाएगा तो उससे मुतनाज़ ज़रूर होगा। और हमें ये बात ज़रूर आपको भी पता होगा, ज़हन में रखनी चाहिए कि MQM जो कुछ रिवायती तरीका इंतखाब के दौरान करती रही है कराची में, और वजीरिस्तान, बाजवर, खैबर एजेंसी में जो साबिक़ एजेंसियाँ थी,
वहां पे जो वोट के साथ होता रहा है इस रिवायती निज़ाम के तहत, हम क्यों भूल जाते हैं कि लोग बिल्कुल गठड़ियां उठा के वो बैलेट बॉक्स भरने आ जाते थे। तो आप अगर इस खतरे को, इस ऑप्शन को मिनिमाइज करने के लिए अगर कोशिशें हो रही हैं, तो आप उसमें हिस्सा क्यों नहीं अपना डालते? तो हुकूमत को भी चाहिए, अपोजिशन को भी, कि इसके लिए वो रास्ता इख्तियार करें जो बाकी महज़ब दुनिया ने इख्तियार किया हुआ है, सलाह मशवरे का, ताकि हम आगे बढ़ें। अच्छा, आपने कहा कि मुझे मकसद इस प्रोग्राम का ये लग रहा है कि शायद उनके जो है उनको पेंट करना है कि शायद वो पवित्र हो गए हैं। बिल्कुल इसका मकसद ये नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हमारी सियासत में ये वतीरा बन चुका है कि जहां अपनी मर्जी का जो है वो फैसला आया वो कबूल है आपको, वरना यही करियर अफसर थे जिनके बारे में शेख रशीद तारीफ़ें करते थकते नहीं थे और ये कह रहे थे इनको एक्सटेंशन दे दी जाए। यही वो अफसर हैं जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी तारीफ़ें कर रहे थे। और फिर प्राइम मिनिस्टर और इस जमात का भी एक वतीरा है जो हमने देखा है। कहाँ गए वो 35 पंक्चर? इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, सामने नज़र कुछ नहीं आता। अभी हाल ही में वो 10 अरब की जो पेशकश थी वो भी हेरसे पे जो है वो कह के ख़त्म हो गई। तो बात यह है कि बजाय इसके कि आप ब्यूरोक्रेसी को जो है वो आप उनको जो है वो बैकफुट पर डालने की कोशिश करें या अपने अगेंस्ट करें, बेहतर नहीं है अगर आपके पास शवाहिद आप पेश करें, बजाय इसके आप ये कह रहे हैं कंटेम्प्ट में जाएंगे या इनके खिलाफ हम कर सकते हैं, नहीं करेंगे, पर करें। दूध का दूध पानी का पानी होगा, समझ आ जाएगी सबको कि क्या है। इस वक्त तो लग रहा है सिर्फ इल्जाम तराशी और कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। मैं आप क्योंकि कह रहे थे कि क्या हमारा मकसद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पैरवी करना है, तो मैं आपको वो कह रही हूँ बिल्कुल वो नहीं है। नहीं मारिया, मेरा ये मकसद वो हरगिज़ नहीं था। मैं जनरली ये बात करूं कि तासुर उससे इस तरह का बनता है। हालांकि आपने बात वही कही जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं प्रोग्राम की इब्तिदा से कह रहा हूँ कि ये तमाम तर मामला बजाय इल्ज़ाम तराशी के सलाह मशवरे से हल होना चाहिए। और हमें बजाय इसके कि हम माजी में धंसे रहें, माजी के इल्ज़ामात में इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम, हमें चाहिए कि ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करें जिसमें हम इल्ज़ामात या शुकूक व शुबहात को कम से कम कर सके, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो सियासतदान है। हम सबको मेरा ख्याल मिल मिला के हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को इस नहज पे लाना चाहिए कि भाई आप खुदा के लिए इस मुल्क पे के आवाम पे, उन आवाम पे कुछ तरस खाएं जिनके कंधों पे आप सवार होके ऐवान इक़्तिदार में पहुंचते हैं, और एक शफाफ तरीका कार इख्तियार करें कि तमाम इंतखाबी अमल के लिए, ताकि ये झगड़ा ख़त्म हो। सही। अच्छा, मैं ज़रा अवैस साहब की तरफ चलती हूँ। वैसे अब एक और चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है, शकूक को जिस पे शक की निगाह से जो है वो देखा जा रहा है जिसको, वो इंटरनेट वोटिंग का मामला है। अब बेसिक यहाँ पे जो EVMs हैं वो ये कहा जा रहा है इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होंगी, उनको हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिसको ऑब्वियसली जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है वो बहुत ज़्यादा क्लेम करती हैं कि हमारा बहुत वोट बैंक है, 70 लाख आपके पास रजिस्टर्ड वोटर है, इसमें ये कहा जा रहा है, और ये कोई अपोजिशन नहीं कह रही या इलेक्शन कमीशन नहीं कह रही, जो स्पेनिश फर्म आपने बुलाई थी ऑडिट के लिए, उसने ये कहा है कि इसमें जो है वो मैनिपुलेशन के बहुत चांसेस मौजूद हैं, जिससे सैंक्टिटी बैलेट की जो है वो इंश्योर नहीं हो सकती। अच्छा, उस सिलसिले में भी आप जो है अगर आप उसको जो है वो बुलडोज करके और इसको सारे को पास करा लेते हैं, तो अगेन बात वहीं आ जाती है, फ़ायदा क्या होगा इससे, हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा निकलेगा? देखिए मारिया, मैं समझता हूँ कि अगर आप सियासी दाविया तलाश करें इसके अंदर, तो हुकूमत के तहरीक इंसाफ का ये बहुत अरसे से मौक़िफ़ रहा है, और वो उसका मकसद भी यही है कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं उनके वोट उनके खाते में जाएंगे, उनके झोली में गिरेंगे। और ये हमें आपको पता है कि एक बड़ी तादाद जो है वो ये समझती रही है और इसी बुनियाद पर इमरान खान साहब की हिमायत करती रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, कि ये जरदारी एंड कंपनी और शरीफ फैमिली जो है ये सारे करप्ट हैं और लूट और प्लंडर किया है। डायस्पोरा का एक जाहिर बात है कि एक अलग ही जाविये से वो चीज़ों को देखते हैं और वो एक अलहदा बहस है। लेकिन इस सारे जो पूरा मैकेनिज्म बनाना चाह रही है हुकूमत या तहरीक इंसाफ, वो असल मकसद ये है कि ओवरसीज़ जो वोटर्स हैं, जो वो समझते हैं कि उनको फेवर करते हैं, उनके लिए एक राह हमवार की जाए। दूसरी बात हमारे मैं समझता हूँ कि इन रवैयों के साथ, चाहे वो हुकूमती रवैये हैं या फिर अपोजिशन के रवैये हैं, ये इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात तो छोड़े, ये किसी भी शोबे के अंदर इस्लाहात नहीं ला सकते, क्योंकि एक दूसरे की सियासी जो एग्जिस्टेंस है, जो लेजिटिमेट एग्जिस्टेंस है,
उसको ये नहीं मानते, यानी कि ना वो 16 मिलियन जो वोटर्स हैं पीटीआई के वो नहीं मानते थे नून लीग और जेयूआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इसी तरह 20 मिलियन का वोट बैंक जो नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है वो नहीं मानते। अगर हुकूमती रवैये इस तरह रहे कि आइदर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस, तो फिर आगे कैसे कानून साजी होगी? देखिए, मुझे जनरल साहब ने एक बात की, मुझे अंदाजा नहीं है इसका कि वो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो है, ये इलेक्शन कमीशन एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी गवर्नमेंट कोई एक उन्होंने शोभा बनाया हुआ है। आई डोंट नो, उनसे आप पूछें वो क्या है एंटी एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक है और बिलवास्ता क्या ताल्लुकात है, और काजी फाइज ईसा साहब का इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैयों से क्या ताल्लुक है। ये इलेक्शन कमीशन डिसफंक्शनल है, ये इसमें दो राय नहीं है, और इसके अंदर इस्लाहत होनी चाहिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करें आप, उनके अरकान का इंतखाब का जो प्रोसेस है उसको भी चेंज करें, लेकिन आप इस वक्त इन रवैयों से इंतखाबी इस्लाहात या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीनें जो मैं और आप फेवर करते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, वो इस्लाहात नहीं हो सकती। वो इस्लाहात नहीं हो सकती। मैं सब कतई कलाम की माफी, मुझे आपको इंटरजेक्ट करना पड़ेगा, छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये एक मेरा ख्याल है, इस पूरे सेगमेंट को अगर रैप अप करूं तो यही है कि जब तक ऑपोजिशन और हुकूमत बैठकर इस मामले पर बात नहीं करेंगे तो जो अचीव करना चाह रहे हैं अगले इलेक्शन के लिए, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी, वो नहीं होगी, बल्कि माजी के इलेक्शन से ज़्यादा मुतनाज़ बनेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, दीगर मामलात पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बलूचिस्तान में इस वक्त जो पूरी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जहां एक पार्टी जो है वो ये कह रही है, अपोजिशन पार्टी जो है वो ये कह रही है हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हम अदम एतमाद की तहरीक जो है वो मूव करने जा रहे हैं, और जो रूलिंग पार्टी है वो ये कह रही है कि हम चीज़ों को पैसिफाई कर लेंगे। बहरहाल मामलात कुछ वहाँ पे इशूज़ तो चल रहे हैं। जनरल साहब, ये तसव्वुर किया जाता है कि बलूचिस्तान में जो तब्दीली है वो पूरे मुल्क में जो तब्दीली का पेश खैमा है उसकी तरफ जो है वो इशारा देती है। आप किस तरह देख रहे हैं? यहाँ पे इस वक्त कहा जा रहा है मौलाना वासे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास 35 बंदे हैं। फिर उसके बाद आप अगर बुक्टी साहब को सुने, सरफराज बुक्टी साहब को, वो कह रहे हैं जी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। किस तरह देख रहे हैं चीज़ों को? देखिए, जहां तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, मैं चूंकि वहां खुद भी रह चुका हूं, काफी लंबी सर्विस वहां की, वहां पे पैसा काम करता है। आपने नो कॉन्फिडेंस करवाना है, बिल्कुल, अगर कोई पैसा लगाने के लिए तैयार है तो वो हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन बात वही है कि क्या हम बिला वजह बैठे हर जगह पे अपनी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें? आप कल को, मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता था जब कभी पीटीआई की तरफ से कोई कह देता कि सिंध में हम गवर्नर राज लगा देते हैं। ये चीजों के, मुझे मसलों के हल नहीं है। आप बताइए कि आपको उनसे प्रॉब्लम क्या है इस गवर्नमेंट से, और अगर है कोई तो उसको दूर किया जाए। अगर ये गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस पे निकल जाती है तो अगली दफा कोई आके पैसे लेके फिर अगली गवर्नमेंट को भी उसी पे निकालेगा, उसको डिस्टेबलाइज करेगा। ये वो काम है जो, ये जो वेंचरिज्म है ना इस किस्म का, ये आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को खराब करता है, और इसको इनकरेज करना नहीं चाहिए। लिहाजा वहां पे हुकूमत को भी चाहिए कि मामला जो है उसको मामला फहमी की तरफ ले जाएं, बातचीत करें, ताकि अगर तो किसी की वाकई कोई ऐसी ग्रीवेंसेस हैं जो कि जेन्युइन है तो उसको एड्रेस करें, वरना ये बिला वजह की इंस्टेबिलिटी, हर जगह पे थ्रेट की वो लटका के एक तलवार, तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई भी फिर महफूज नहीं रहेगा। अगर आज ऑपोजिशन इमरान खान को निकाल देती नो कॉन्फिडेंस करके इसी तरह, तो इमरान खान ने घर जाके खामोश बैठ जाना था। अगली दफा अगले गवर्नमेंट जो आती तो उसका भी वही हाल करते, जो कंटेनर ना के उन्होंने फिर उस पर चढ़ जाना था। तो ये तो कोई तरीका नहीं ना है कि आप हर वक्त इसी चक्कर में रहें कि जी चूंकि मैं इलेक्शन हार गया हूँ लिहाजा मैंने इसको नहीं काम करने देना। मौलाना फजल रहमान का किरदार देख लेना, पहले दिन से इसी काम पे लगे हुए हैं। जिस शख्स के मुंह से कभी पाकिस्तान जिंदाबाद ना निकला हो, वो दावे करे इस तरह के कि जी मैं यहाँ पे इलेक्शन में ये कर दूं वो कर दूं, आप सोचिए फिर जा किधर रहे हैं।
मेरा ख्याल है ये इंस्टेबिलिटी बचना चाहिए इससे जितना भी हो बिल्कुल सके। बिल्कुल। अच्छा गुल साहब की तरफ चलती हूँ। गुल साहब, सेंसिटिव सूबा है हमारा बलूचिस्तान, वहाँ पे इस तरह की हरकतें इस तरह की। अच्छा गुल साहब, एक तो जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि पैसा वहाँ पे चलता है, पॉलिटिक्स उनका जो है वो पैसे पे चलती है। दूसरा तासुर ये भी है कि जो जिसको एग्जाम्पल बनाया जाता है 2017 के इलेक्शन को, और उसमें कहा जाता है 2017 के सेनेट का जो इलेक्शन था उसमें जो बाप पार्टी जिस तरह जो वजूद में आई, उसमें ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट का भी एक किरदार उसमें था। ये अब ऑपोजिशन ये तासुर दे रही है। अब इसमें ऐसी जो सिचुएशन जो इस वक्त चल रही है, जिसमें फिर से बलूचिस्तान में जो है वो इंस्टेबिलिटी की तरफ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जाया जा रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या होगा वहाँ पे, या ये वैसे ही जो है वो शोर मच रहा है और थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा? जी मेरा ख्याल है इसको कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप, चाय की प्याली में तूफान। ये इनकलाब या तूफान लाने की कोशिश है। शायद किसी को पैसे वैसे चाहिए होंगे तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। अब वतीरा बड़ा वाज़ेह है, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन होता है, चाहे जनरल इलेक्शन, या फिर जब बलूचिस्तान में हुकूमत बननी होती है उस वक्त काफ़ी पैसा चलता है और सब चलाते हैं। इसलिए कि माशाल्लाह बलूचिस्तान के जो लीडर हैं, अशराफी है, माशाल्लाह उनके पास बहुत पैसा, सिर्फ गरीब आवाम है। वहाँ की ज़मीन बड़ी अमीर है, माला माल है कुदरती दौलत से, लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ जो बड़े हैं उन्हीं को होता है। चाहे उनका फौज से ताल्लुक है, चाहे उनका सियासत से ताल्लुक है, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं अपने बड़े मज़े में हैं और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, चाहे वो इस्तेहकाम हो या अदम इस्तेहकाम हो। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि बिल आखिर अगर जो स्टेबिलिटी वाली बात है और कंटिन्यूटी की, यानी इस निज़ाम को तसलसल के साथ चलते रहना चाहिए। ये बार बार जो अदम एतमाद की बातें ले आते हैं या जो बदनवानी की और मैनिपुलेशन की खबरें ले आते हैं, इससे आप बार बार उस निज़ाम को अपसेट करने की कोशिश करें। देखिए निज़ाम खुद ही तत्हीर करता है ऐसे लोगों की जो आवाम की खिदमत नहीं कर पाते, लेकिन उसको आप चलते रहने देना चाहिए। ठीक है, मैं ज़रा अवैस साहब का पॉइंट ऑफ व्यू पे ले लूँ। अवैस साहब, जिस तरह गुल साहब कह रहे हैं, इज इट अ स्टॉर्म इन अ टी कप या इज देयर मोर टू इट? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? I personally think there is more to it. और जाम कमाल साहब जो हैं वो क्लिफ हैंगर पे हैं इस वक्त। बहुत संजीदा मामला है क्योंकि उनके अपने साथियों ने ये तूफान बर्पा किया है, जिसमें कुद्दूस बजिंजो साहब हैं जो साबिक वज़ीर आला बने, और आपको पता है कि अवरान डिस्ट्रिक्ट से कुछ चंद सौ वोट लेके वो आए थे, और उसके बाद फिर बाप जो पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसकी तश्कील के अंदर उन्होंने क्या रोल प्ले किया था वो भी सब जानते हैं। किस तरह उन्होंने जरदारी साहब से गठजोड़ किया, किस तरीके से फिर शकों को शुबहात को जन्म दिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई है या उसमें उनका कोई हाथ रहा है। और अपोजिशन जो है ये जिस तरह आप कह रही थी मुस्तकिल इल्जाम लगाते रहे। देखिए 65 का हाउस है और 21 तारीख जो है वो डी डे है। मैं समझता हूँ कि जाम कमाल साहब अगर आप पूछें कि क्या आइडियल उन्होंने काम किया है, मैं और आप कहेंगे या इम्तियाज साहब कि नहीं। बलूचिस्तान में तरक्की की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, लेकिन क्या जाम कमाल साहब को हटाने का ये तरीका, क्या ये जो मैकेनिज्म तैयार हो रहा है, ये जो साजिश तैयार हुई, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, गैर सियासी है। और इसके अंदर सरदार अख्तर मेंगल साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और उनके मौलाना वासे जो वहाँ पे उम्मीदवार जो नुमाइंदे हैं, वो कुद्दूस बजिंजो, और फिर सेनेट के चेयरमैन जो है वो पीछे, तो मेरी इत्तलात है कि सीन के पीछे से उनका भी एक नॉड है इस सारे गेम में। तो ये सीरियस मामला है। एस्पिरेंट है, ये खबरें तो ये भी आ रही हैं कि वो एस्पिरेंट है चीफ मिनिस्टर की स्लॉट के लिए, और साथ इसको जोड़ा जा रहा है गिलानी साहब के केस से कि वहाँ पे भी कोई जो है वो तब्दीली आ सकती है। ये एक जो इस वक्त क्या मगोइयाँ हो रही हैं। एक और बात है हमारी, अगर आप इजाजत दें। देखिए मेरे लिए लम्हे फिक्रिया ये है और कंसर्न की बात ये है कि जब अफगानिस्तान के अंदर एक बहरान खड़ा हुआ है, आपकी सरहद वहाँ पे मिलती है, चमन से कहने को तो ये कहते हैं कि जी 2-4 हज़ार लोग आ रहे हैं और इतने जा रहे हैं। जो मेरी तरह है बहुत बड़ी तादाद में वहां से लोग आए हैं, बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। तो आप जब अफगानिस्तान की सूरत हाल इस तरह हो रही है तो आप ऐसे में इंस्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब ऐसा
मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफगानिस्तान का ऊंट किस करवट बैठेगा और इसके बोझ तले कौन दबेगा, ये मसला बाकी दुनिया के लिए अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा असरात रखता है। परसों न्यूजीलैंड टीम का अचानक दौरा मनसूख करना और इसके पीछे 5 की इनपुट होने की बातों का सामने आना एक वाज़ेह इशारा है। दूसरी तरफ तालिबान का जो अब तक का तर्ज अमल है उससे मामला पेचीदा हो रहे हैं। ऐसे में हुकूमत के 2 ऐलानात सामने आए हैं। एक ये कि तालिबान से इंक्लूसिव हुकूमत के लिए जो है वो मुज़ाकरात का आगाज़, और दूसरा TTP के लिए जो आइन अगर वो तस्लीम कर लें तो उनकी उस सूरत हाल में उनके लिए जो माफ़ी की ऑफ़र है, जिसको बाय द वे वो रिजेक्ट कर चुके हैं, तो ये 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। इनके क्या असरात होंगे इस पर बात करेंगे। मैं जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन आ रही है, 5 की बात हो रही है कि जी सिक्योरिटी अलर्ट उनकी तरफ से आया था, इसको किस तरह देखा जाए? क्या इसको क्रेडिबल समझा जाए, या फिर ये है कि जो इस वक्त रीजनल सिचुएशन है उसका ये एक मैनिफेस्टेशन है जो पाकिस्तान के खिलाफ डिज़ाइंस काम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट की तरफ जो है सिक्योरिटी स्टेट की तरह जो है वो पेंट किया जाए, ये उस तरफ जो है वो चीज़ें जा रही हैं? किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, हमारे तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं कि होक्स है, ये फॉल्स अलार्म था और पाकिस्तान की तरफ से नहीं था, कहीं नहीं, ये बाहर से ही यहाँ हुआ जो कुछ भी हुआ। और न्यूजीलैंड ने कोई वजाहत नहीं दी कि उनको कहाँ से ये पता चला, कैसे कहा जाता है कि बरतानिया ने ये काम किया। मसला ये है, मेरी अपनी सोच है जो मैं एनालाइज करता हूँ, बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के बहुत करीब है, ये बहुत मिल के ऑपरेट करते हैं। कराची में भी रॉ डायरेक्ट नहीं काम करती रही, ये बरतानिया की MI6 के जरिए करवाते रहे, तो इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बड़ी गहरी है। हो सकता है कि यहाँ से इनिशिएट किया हो। आपको याद होगा कि एक जर्नलिस्ट ने भी एक आर्टिकल मिड अगस्त में लिखा था कि ये न्यूजीलैंड की टीम आ रही है और इस पे हमला हो सकता है 21 अगस्त को, आई बिलीव। हाँ, ये तो मिश्रा गालिबन नाम था उसका, वो ये एक परसेप्शन भी क्रिएट की गई और उनकी टीम, न्यूजीलैंड की जो सिक्योरिटी टीम थी, वो 4 महीने से यहाँ थी। दे वर फुल्ली सेटिस्फाइड और पिछले कई दिनों से, ये 3-4 दिन से प्रैक्टिस भी यहाँ कर रही थी टीम, होटल से आ जा रहे थे, कोई मसला नहीं था। ये अचानक किया। अब इसका जो बैकग्राउंड मैं समझ सका हूँ वो ये है कि ये सिर्फ एक खेल का मसला नहीं है। असल गेम ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज करना है और इनसिक्योरिटी इस तरह की बयान करनी है कि इन्वेस्टर यहाँ का रुख ना करे। हम जो इन्वेस्टमेंट चाइना से लेना चाह रहे हैं या हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करें और हम ये रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनसिक्योरिटी क्रिएट करके आपके इन्वेस्टर्स को हैरेस करके तो आपको डैमेज किया जाएगा ताकि आपकी इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह मुतासर हो। बाकी तो चीजें हैं ही। और जो भारत बैठ के जो अफगानिस्तान से काम कर रहा था वो तो बड़ा खौफनाक काम था, लेकिन अब यहाँ पे ये 5th जनरेशन वॉर वाला किस्सा है कि आप मीडिया के जरिए बाकी की जंग लड़े, क्योंकि अफगानिस्तान से डायरेक्ट कभी एक्शन करना उनके लिए शायद मुमकिन न रहे। उनकी आखिरी तवक्को जो थी, उम्मीद थी, वो पंजशीर था और पंजशीर वैली निकल जाने से भारत तबाह होकर रह गया, क्योंकि उधर से इतना असला बरामद हुआ है कि ये अंदाजा गालिबन यही था कि वहां से ये एजिटेशन या वहां से वो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट को इनिशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि पंजशीर कभी इनके हाथ नहीं आ सकेगा। तो ये एक ओवरऑल डिजाइन है जिसमें पाकिस्तान को इकोनॉमिकली क्रिपल करने के लिए बहुत सारे एक्शन किए जाएंगे। इसमें आप देखेंगे FATF वाला मसला भी लटका रहेगा, IMF भी आपको ख्वार करेगा। भी ये जो डॉलर की कीमत का मसला बना हुआ है वो यही है कि IMF को खुश करने के लिए, मुतमईन करने के लिए आपने अगला ट्रांशे लेना उनसे, और वो इस चीज के ऊपर अटके हुए हैं। ठीक ठीक, ये सारा एक लार्जर डिज़ाइन का हिस्सा है। मैं से गुल साहब की तरफ चलती हूँ। गुल साहब, जनरल साहब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। अब ये बहुत इंटरट्वाइंड है जो अफगानिस्तान में सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसके साथ। प्राइम मिनिस्टर का हालिया दिनों में जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जी हम तालिबान से हमने कहा है कि जी उज़्बेक, ताजिक और हज़ारा के साथ जो है वो आप डिलिब्रेशन स्टार्ट करें। एक तरफ ये बयान है,
उसको किस तरह आप देख रहे हैं कि क्या हम इससे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात थी तो एक्सपेक्टेशन थी कि अभी जो अबूरी सेटअप आएगा वो वेस्ट को काबिल कबूल होगा, लेकिन वहाँ पे भी हमें डिवाइड नजर आई बिटवीन द तालिबान्स मिलिट्री विंग एंड द पॉलिटिकल विंग। सो आप कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं कि दिस विल यील्ड सम रिजल्ट्स? देखिए, अव्वल तो मेरा ख्याल है जो तालिबान के मिलिट्री और पॉलिटिकल विंग के दरमियान इख्तलाफात वगैरह की खबरें हैं, ये स्पेकुलेशन का हिस्सा है। जो फेक न्यूज़ जो जहाँ से मोटिवेटेड खबरें आती हैं, ये उसी का हिस्सा है। बाकी जहाँ तक वसीउल बुनियाद हुकूमत की बात है, मेरा ख्याल है वो सिर्फ पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं है बल्कि तमाम ममालिक की ख्वाहिश है, और ख़ास तौर पे जो अफगानिस्तान के करीबी हमसाया ममालिक है। और जो दुशंबे में मेरा ख्याल है बातचीत इसी अंदाज में हुई है, शायद बाकी ममालिक ने वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दिया है कि आप तालिबान को आमादा करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो नस्ली और लसानी गिरोह हैं अफगानिस्तान के अंदर उनको इसमें शामिल करें। तो अब ख्वाहिश तो बड़ी अच्छी है, सबकी ख्वाहिश है। मुतालबा तालिबान के से करना, ये मैं नहीं समझता कि वो कभी मुतालबा मानेंगे, ख्वाहिशात और रिक्वेस्ट वो मानेंगे। मुतालबा हमेशा से अफगानों ने कभी किसी का कबूल नहीं किया है जब तक उनको उसमें अपना मफाद नजर ना आए। लेकिन हमें फिर भी मेरा ख्याल है अभी तालिबान को थोड़ा सा वक्त देना होगा। अलबत्ता ये जो बढ़ बढ़ के पाकिस्तान के अंदर से बयानात जा रहे हैं कि तालिबान को हमने ये कहा है, उनको ये मशवरा दिया, ये मेरा ख्याल है इसको स्केल डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि खामखा से एक तासुर ये बना रहे हैं कि शायद हम ही तालिबान की हुकूमत को चला रहे हैं। तो ये हालांकि है भी नहीं इसमें हकीकत, तो ये बड़ा नामुनासिब से तासुर बन रहा है। अलबत्ता उनको थोड़ा सा वक्त देखा जाएगा और कॉन्डक्ट उनका अच्छा होगा तो तभी मेरा ख्याल है उनको फिर तस्लीम भी किया जाएगा। अच्छा वैसे वहीद साहब, आप क्या देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ फेक न्यूज़ है जिस तरह गुल साहब कह रहे हैं? क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि मुल्ला बरादर जो है वो नाराज़ होकर जो है वो बैठे में, बिकॉज वो एक डिफरेंट सेटअप को और डिफरेंट माइंडसेट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बात बहुत ज़्यादा चल रही थी कि मिलिट्री, जब ख़वातीन की बात आ रही थी या बाकी चीज़ों की बात आ रही थी कि तालिबान बदल गए, तो ये बात कहा जा रहा था वेट एंड वॉच की पॉलिसी इख्तियार करें इस पर, क्योंकि ये दो आपस में एक फैक्शंस हैं। मिलिट्री विंग अलग सोचता है, पॉलिटिकल विंग अलग सोचता है। आप कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है कि जिस तरह हर फोर्स के अंदर जो है वो इख्तलाफ राय होती है, मैं समझता हूँ ये इख्तलाफ राय है जो मुल्ला बरादर साहब में या खलील हक्कानी साहब में या और जो उनके दूसरे सीनियर लीडरान हैं उनके दरमियान इश्यूज पे जो प्रेशर है इस वक्त तालिबान हुकूमत पे वो इमेंस है, बहुत ज़्यादा है। और उसी की बुनियाद पे वो जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें ये कंसिडरेशन रख रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने 20 साल के अंदर कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। वो जो सियासी धड़ा है उसको अंदाज़ा है कि हुकूमत जो आपकी तालिबान की वो उसी तरह चलेगी जब वो दुनिया के साथ कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो अंदर से जो लोग हैं जिन्होंने ग्राउंड पे सारा जंगजू हैं, उनका व्यू जो वर्ल्ड व्यू है वो डिफरेंट है। तो जाहिर बात है कि इख्तलाफ राय है और मैं समझता हूँ कि इट्स गोइंग टू टेक टाइम। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको लेजिटिमेट करार दें या नहीं है। ये अमेरिका ने पहले ही उनको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दी है, वेस्ट ने दी है, 42 ममालिक के एक इत्तेहाद ने दी है। तो इस वक्त अगर इल्ज़ामात हमारी तरफ आते हैं अफगान डायस्पोरा से या फिर वेस्ट से तो वो अनफाउंडेड होंगे। ठीक है, हमारी माजी में गलतियां होंगी। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अभी इम्तियाज साहब ने कहा, मुझे खुद तजर्बा है और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ग्राउंड पे जब तक आप अफगान की मेंटालिटी को नहीं समझेंगे, तालिबान के जहन को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक आप मीडिएशन नहीं कर सकते। और ये बयानात देने से भी गुरेज करना चाहिए। इंक्लूसिव हुकूमत बनाए, बिल्कुल बनाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का बयान देने से वो खुद ये चाह रहे हैं कि हम आजादाना तौर पर अपनी वो हैसियत मनवाएं। तो ऐसे में पाकिस्तान को फूक फूक के कदम रखना चाहिए कि जो तीर तालिबान की तरफ आ रहे हैं जाए वो हमारी तरफ आएंगे। ऐसे आप अपनी छाती क्यों सामने कर रहे हैं? तो थोड़ा बचा के बिल्कुल आप उससे गुरेज करें। जरा बिल्कुल प्रोग्राम क्लोज करना है। मैं जरा जनरल साहब की तरफ फाइनल एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जनरल साहब, एक तरफ ये सिचुएशन चल रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे हम आम माफी का ऐलान करते हैं टीटीपी के लिए,
और वो उसको बहुत बुरी तरह से मुस्तरद करके और उसमें आपका एक तरह से तमस्करी उड़ता है कि क्या आपने कहा और आगे से उधर से क्या जो है रद्द अमल आया। फिर यहाँ पे गुज़िश्ता दिनों जो आपने देखा कि कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे मदारिस हैं जहाँ पे उनके जो हैं वो फ्लैग्स भी दोबारा से जो है वो लहराना शुरू हो गए। आप क्या कहेंगे, किस तरह इस सिचुएशन से डील करना चाहिए? हमने बहुत बुरी जो है वो हमने एक बहुत बुरा जो है वो दौर देखा है, हम बहुत मुश्किल से जो है वो गुजरे हैं, अब किस तरह इसको डील करना चाहिए? देखिए, इसमें दोनों तरफ अगर ये इसको माफी दें या ना दें, दोनों में प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। एक तो ये है कि पब्लिक सेंटिमेंट है, जिनके बच्चे मरे या जिनके लोग शहीद हुए, वो चाहते हैं कि जी उन्हें इंसाफ मिले और तालिबान के साथ कोई माफी नहीं, उनको सजा मिलनी चाहिए। फिर यह है कि माफी दे के इनको ले भी आए तो इनके कनेक्शंस बाहर मौजूद हैं, इसकी क्या गारंटी है कि वो आइंदा ये काम नहीं करेंगे। तो माफ करना अपने तौर पे एक बहुत बड़ा इशू, अगर वो मान भी लेते तालिबान तो आपके लिए प्रॉब्लम्स मौजूद थी, क्योंकि वो मसला ना उनको बाहर से पैसा मिलेगा तो अपनी मेंटेन कर सकते हैं वो अपनी हैसियत, वरना खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ ये है कि अगर आप उनको नहीं करते तो फिर इसका मतलब है एक और APS का वाकया हो, कोई और वाकया हो, तो फिर आपको होश आए कि हो ये तो लड़ रहे हैं हम उनके साथ, तो वाकयात फिर रुकेंगे नहीं, किसी न किसी वक्त होगा कोई ना कोई, क्योंकि बाहर से आप दुश्मन जो हैं वो। सर लेकिन अगर हम वे करें, हमने जब भी इनके साथ बात करने की कोशिश की है, मैं आ रहा हूँ, मैं आपको दूसरी बात ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स आपने खत्म कर दिए, सिविल कोर्ट में साल केस चलेंगे। सिविल कोर्ट्स में पहले तजर्बा हमारा कि पेशावर हाई कोर्ट से 200 केसेस गए थे, उनमें से 130 या 270 थे, 130 को तो उन्होंने वहीं बरी कर दिया। अब आपको क्या एविडेंस ऐसा मिलेगा? जब वो करता है धमाका तो ऐनी शाहिद होते हैं कोई वहां पे? ये तो आपको इंटेलिजेंस ही जाके लीड करके देती है और वो उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है। कन्फेशनल स्टेटमेंट अमेरिका की अदालतों में भी उधर वो कबूल करते हैं और कहते हैं कि जी हाँ, इसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट, उसकी सजा कम हो जाती। यहाँ पे आप सजा भी नहीं दे सकेंगे। सो आप आज इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि अगर पकड़ भी लिए जाएं, उनमें से ला के इधर रखें तो सजा नहीं हो सकेगी, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट खत्म हो गए। और अगर सजा नहीं होती तो फिर बाहर निकल के वो आजाद हैं, वो उनको समझ लग जाएगी कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता, जो चीजें करें आप। तो ये एक बड़ा ही मुश्किल है, इसको पार्लियामेंट में ले जाएं या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर लें, उधर डिस्कस करके एक नेशनल कंसेंसस इस पे बना के लाएं, क्योंकि इसमें लोगों के इमोशंस भी शामिल हैं, उनकी जज्बात शामिल हैं, जिनके और फिर माजी भी शामिल है जनरल साहब, कि जब भी मुतालबा इनके साथ जो है वो अगर नेगोशिएशंस हुई भी हैं तो उन नेगोशिएशन से वो फिर जाते हैं। ये माजी में हमने ये भी देखा है। बिल्कुल है, ये फिरेंगे, लेकिन चीज ये है कि जो भी हो, आप दोनों तरफ से मैंने बताया है कि प्रॉब्लम्स हैं। अगर अदालतें छोड़ना शुरू कर दें, आप पकड़ भी लें उनको, ठीक है, तो अदालत सजा नहीं दे रही तो क्या करेंगे आप? तो मसला ये है कि इसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करना है, ताकि जो कदम आप उठाएं उसमें अच्छा हो बुरा हो, कम से कम एक कौमी इत्तेफाक राय तो हो ना। ठीक, वरना तो ये जनरल साहब आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया, लेकिन जनरल साहब की इस बात पे खत्म करूंगी कि ये बहुत एक सेंसिटिव मामला है और इस पे नेशनल कंसेंसस इवॉल्व करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो इसको पार्लियामेंट में लेके जाएं ताकि देखें कि आगे किस तरह जो है वो चीज़ों को लेके चलना है। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, अवैस तौहीद साहब और इम्तियाज़ गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।